हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSE एकेडमी। आज का डेट है 10th ऑफ अगस्त। लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSE शाम को फॉलो कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद एनालिसिस आई वुड लाइक टू से यू अगेन दैट हमारा जो वर्किंग प्रोफेशनल बैच है उसके क्लासेस आरंभ हो चुके हैं, पर अभी भी ज़्यादा कुछ कोर्स उतना ज़्यादा हमने नहीं करवा लिया, क्योंकि वी आर स्टिल giving a chance, another round of chance to get yourself enrolled in the working professional batch of CSE PS Academy, जिसका टाइम है शाम 7 बजे से 9 बजे तक। क्लास हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 12th अगस्त। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी क्लासेस मिल जाएंगे अगर कुछ क्लासेस आपका छूटा है तो। एंड दिस क्लास इज़ बोथ अवेलेबल इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और आप हाइब्रिड मॉडल में भी ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए देन यू कैन जस्ट कॉल इन दिस गिवन नंबर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग। आज हम पहले GS 5 से 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट असम गवर्नमेंट ने इशू किया है अबाउट द हॉस्पिटल SOP। द IIM गुवाहाटी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द लोकसभा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया चाइना रेयर अर्थ सप्लाई, देन सुंदरबन क्रोकोडाइल पॉपुलेशन, एंड लास्टली द स्टंटिंग क्राइसिस, जो कि द हिंदू के एक एडिटोरियल से लिया गया है। बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस है, सो प्लीज़ लास्ट तक ये वाला एनालिसिस देखिएगा। सो लास्ट एनालिसिस में जो 19 अगस्त को जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसका आंसर्स यहाँ पर लिस्टेड है, तो आपका जो भी आंसर्स था उसके साथ आप इसको टैली ज़रूर करवा लीजिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ असम गवर्नमेंट हैज़ इशूड द SOP। तो ये जो SOP है, तो ये गवर्नमेंट ने अचानक क्यों इशू किया है फॉर द हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन असम, इंक्लूडिंग द मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो। बिकॉज द रिसेंट जो एक इंसिडेंट हुआ है इन द गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इट एलिज्ड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ स्टाफ there is a death of an infant. That's why the state government has directed all the medical colleges to inspect. ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट वी कैन मेक अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन हियर कि इन द वेक ऑफ इंक्रीजिंग केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, असम गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज द SOP। ये हो गया न्यूज़। तो यहाँ पर दिया गया टू क्रिटिकली इवालुएट और क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सच मेजर फॉर इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो इस इंसिडेंट को रिलेट करके आप इससे स्टार्ट करके आप ये ओवरऑल इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर ये इंडिया के जगह पर ये असम का भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ओरिएंटेड भी हो सकता है। अगर ये GS 5 का क्वेश्चन आया तो ये असम्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम को लेकर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो द कंटेक्स्ट इज द रिसेंट डेथ ऑफ एन इन्फेंट at GMCH due to alleged staff negligence has highlighted the systemic gaps in hospital monitoring and accountability. So इसके रिस्पॉन्स से स्टेट गवर्नमेंट ने SOP एक रिलीज किया है टू इंस्पेक्ट एंड मॉनिटर द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ असम। सो लेट्स सी व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑल द क्रिटिकल इक्विपमेंट ऑफ द ICU, कि ICU में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स टू बी चेक्ड। ठीक है, उसके साथ और एक पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो इंस्पेक्शन के बाद अगर कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स मिले हैं, तो डिफेक्टिव डिवाइसेस अगर मिले हैं तो उनको इमीडिएटली रिप्लेस करना। सो द इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव डिवाइसेस। सो हम इसको एक वर्ड में कह सकते हैं, ये एक होगा इक्विपमेंट ऑडिट। तो इक्विपमेंट ऑडिट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द SOP। उसके बाद SOP में कुछ डेवलपमेंट्स, जैसे टू डू द कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स बाय डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME के साथ, एंड द SOP विल ऑल्सो इंक्लूड डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चेकलिस्ट। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए SOP जाएगा और हर एक डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शंस और या फिर ऑडिट होंगे। वो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है, वो स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट के लिए भी है, स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उनके लिए भी अलग से SOP दे दिया गया है। नेक्स्ट ऑल्सो हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है HOD, उनको
रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल ठहराया जाएगा इसके बाद। नेक्स्ट इज टू डू ह्यूमन रिसोर्स सेंसिटाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टाफ टू रिड्यूस ह्यूमन ओवरसाइट एंड अचीव ज़ीरो एरर रेट। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो एंड अदर पैरामेडिक स्टाफ, उनको सेंसिटाइज या फिर ट्रेन किया जाएगा ताकि इस तरह का ह्यूमन ओवरसाइट या फिर ओवरलुकिंग ना हो, और एक मेडिकल सिस्टम इट कम्स विद अ ज़ीरो एरर रेट। एंड लास्टली इफ यू टॉक अबाउट द डिजिटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हम देखते कि जीका फंडेड असम हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट दैट ऑलरेडी इज देयर, जहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, विच हैज़ फंडेड, मतलब जीका हैज़ फंडेड 7 मेडिकल कॉलेजेस इन असम एंड विच विल बी फुल रोल आउट विद इन 6 months, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज़ फ्रॉम, उसके बाद इस न्यूज़ के बाद आता है आपका पहला क्वेश्चन कि हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इन असम। तो ये आ सकते हैं रिसेंट हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इन असम में क्या है। तो एसओपी रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1 2 3 को अच्छे से तरह से देखिए और आपको बोलना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज IIM bill in Guwahati. So the news is the Lok Sabha on Tuesday passed a bill to set up an IIM in Guwahati with the union government providing capital support of rupees 550 crore. असम को 550 करोड़ दिया जाएगा and this bill has been cleared to set up the Indian Institute of Management in Assam in Guwahati. ठीक है। सो यहाँ पर जो GS5 ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है कि IIM सेटअप से, तो यहाँ पर वो अगर एस्टैब्लिश हो तो उसमें असम में क्या डेवलपमेंट या फिर असम को स्ट्रेटेजिकली क्या इम्पोर्टेंस असम को यहाँ पर मिलेगा, या फिर उसके साथ असम में क्या डेवलपमेंट हो सकता है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IIM गुवाहाटी इज मोर देन एजुकेशन इनिशिएटिव, इट रिप्रेजेंट्स अ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कैसे IIM नॉर्थ ईस्ट को हेल्प करेगा उसको आप डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स सी सम बेसिक एस्पेक्ट्स है, जैसे कि IIM एक्ट 2017 एंड विच हैज़ बीन अमेंडेड इन 2025, मतलब ये वाला जो अमेंडमेंट हुआ है। तो यहाँ पर IIM एक्ट 2017 क्या कहता है कि इट डिक्लेयर्स द IIMs ऑफ इंडिया as institutions of national importance, which grants them autonomy in academic, administrative and financial matter. ठीक है। सेकेंड इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बोले तो यहाँ पर करेंटली पूरे इंडिया में 21 IIM है। एंड द फर्स्ट IIM was in 1961 built or established in Calcutta, and the second IIM was in northeast and that is in शिलोंग, एंड नाउ इट विल बी अनदर वन विल बी इन गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में एस्टैब्लिश हो जाने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में होंगे 2 IIMs। तो IIM गुवाहाटी बिल क्या कहता है? IIM गुवाहाटी बिल स्पीक्स अबाउट कि 550 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट होगा असम को, एंड पार्ट इट विल बी अ पार्ट ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज फॉर असम। और ये जो IIM एस्टेब्लिश हो रहा है उसका लिंक जो है इट इज़ अंडर द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रेड कलर से मार्क कर लीजिए कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और अल्फा। ठीक है, तो ये जो तीन पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और अल्फा मिलके मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया था, उसमें ये एक प्रोविज़न था दैट असम में एक IIM या फिर सेंटर ऑफ या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होना चाहिए। जैसे IIT है तो अभी आया है IIM। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिस्कस करें अबाउट द रेलिवेंस फॉर असम एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब
IIM से क्या हेल्प हो सकता है इस हमारे रीजन को? तो पहला जो हो सकता है दैट इज द एजुकेशनल डेवलपमेंट, which expands the access to premier management institutions of education for the people of North East. ठीक है, and which is considered to be the which is only limited with elite institutions. आज के डेट में अगर नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, elite institutions ज़्यादा है ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एंड इट विल हेल्प टू रिटेन द लोकल टैलेंट इनसाइड द रीजन, और वो एडुकेशन माइग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. The education migration will reduce because of getting the opportunity they were seeking and they were getting it outside the northeast region. तो उनको अगर वही चीज़ अपने रीजन में मिले तो वो एडुकेशनल माइग्रेशन नहीं होगा, and which will also eventually lead to the stopping of the brain drain. अगर एडुकेशनल डेवलपमेंट हो that is directly linked with the economic development of the region also. Okay, so this IIM, it will serve as a hubs of entrepreneurship, Indian Institute of Management, which will stimulate the ideas in the minds of youth of entrepreneurship, consultancy या फिर policy research. And it will also attract the potential investments for startups, corporate partnerships in the northeastern region. उसके साथ हम अगर सोशल या फिर पॉलिटिकल एंगल के बारे में बोले, सोशल एंड पॉलिटिकल एंगल, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IIM, like it is linked with the MOS with Alpha, it indicates that education is being used as a peace building tool. Education is used as a peace building tool. Okay, now ये तो है significance. Now if we talk about the challenges, what could be the challenges there? Challenge हो सकता है जैसे faculty recruitment, then infrastructure या फिर कनेक्टिविटी, फिर इंक्लूसिविटी को इंश्योर करना भी एक चैलेंज है. इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है? अभी ट्राइबल्स को भी इंक्लूड करना, रूरल लोगों को भी इंक्लूड करना, उसके साथ EWS को भी इंक्लूड करना, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है. ऑलराइट, फाइन. सो इस न्यूज़ से रिलेटेड MCQs इज फ्लैशिंग इन योर स्क्रीन. So you can just take a screenshot, analyze, and write down the answers in the comment section. So next, move on to the next news, that is Sundarban's crocodile population. So what is the news over here? The news is about saltwater crocodile population in Bengal Sundarban Biosphere Reserve shows substantial increase. कि बंगाल के सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उनका तादाद पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, स्टेटेड बाय अ पर्टिकुलर सर्वे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है प्रीलिम्स के लिए, बट मेंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि द रिसेंट राइज इन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन इन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज बोथ इकोलॉजिकल सक्सेस एंड अ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज. डिस्कस, बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रीलिम्स के लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम अबाउट द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. तो लेट्स सी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हम देख लेते हैं. सो यहाँ पर इमेज दिया गया है, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. तो जो साइंटिफिक नेम है इस स्पीशीज़ का, क्रोकोडाइलस पोरोसस. स्टेटस देखना है, स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका स्टेटस है शेड्यूल 1, और IUCN रेड लिस्ट में है लीस्ट कंसर्न बट विथ रीजनल थ्रेट्स. मतलब ये वल्नरेबल नहीं है, इट इज़ नॉट अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी, इट इज़ लीस्ट कंसर्न, मतलब ये थ्रेटेंड नहीं है, बट उसमें रीजनल कुछ छोटे मोटे थ्रेट्स है तो उनको एड्रेस करना चाहिए. ना पूरे इंडिया में अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दिस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज़ फाउंड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन रीजन में, और अंडमान और निकोबार आइलैंड में. ठीक है, सो योर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री.
और इकोलॉजिकल रोल क्या है? इट इज़ द एपेक्स प्रेडेटर्स. एपेक्स मतलब मेन. दिस इज हाइपर कार्निवोरस एंड इट कीप एक्वेटिक सिस्टम्स क्लीन बाय कंज्यूमिंग कार्कासेस. कार्कासेस का मतलब जो डेड एनिमल्स है, फिर डेड मतलब कोई जानवर हो सकता है इन द वाटर बॉडी, तो उसको खाकर वो वाटर बॉडी को क्लीन रखता है. नाउ व्हाट आर द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रोकोडाइल? नंबर 1 इज द भगवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1976 वेस्ट बंगाल में, जो जहाँ पर उनका ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर है. सेकेंड वन, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ ओडिशा इन 1975 एंड द स्ट्रिक्ट लीगल प्रोटेक्शन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. फाइन. सो द रिसेंट सर्वे क्या कहता है? रिसेंट सर्वे कहता है बाय वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इट इंडिकेट्स द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन इन द सुंदरबन. एस्टिमेटेड पॉपुलेशन क्या है? 220 से 242 के भीतर है इन 2025. और अगर 2024 के कंपैरिजन में देखें, वो था 204 से 2034. तो द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज अराउंड 15 to 20 क्रोकोडाइल हैज़ इंक्रीज इन 1 year. हैचलिंग्स मतलब जो उन क्रोकोडाइल के अंडों से जो उसके जो बच्चे निकले हैं, दैट इज द हैचलिंग्स ऑब्जर्व 23 2025 में देखे गए, और 2024 में सिर्फ 2 ही हैचलिंग्स देखे गए थे. ठीक है. सो दिस इज योर रिसेंट न्यूज़ फ्रॉम दिस सुंदरबन क्रोकोडाइल एंड दिस इज द क्वेश्चन. इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए. द नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी विल सी इज चाइना इंडिया रेयर अर्थ सप्लाई. तो क्या है यहाँ पर? China has agreed to ease restrictions to facilitate the supply of rare earth minerals and fertilizers to India. जो restrictions imposed था by the Chinese government for India, it has agreed to facilitate it. और restrictions को वो कम करेंगे for the supply of rare earth minerals and fertilizers to India. तो इंडिया में भेजेंगे. ठीक है, क्योंकि इंडिया को चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट. तो हम अभी देखेंगे, कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे. जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट ये नहीं है कि अर्थ में वो रेयरली मौजूद है, ऐसा नहीं है. इसका मतलब है कि जो मिनरल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्पोरेडिकली कुछ जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है. इसीलिए इसका जो माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पर कंसनट्रेटेड अमाउंट में वो नहीं मिलता है, कुछ जगह को छोड़ के. इसीलिए उसका नाम दिया गया है रेयर अर्थ एलिमेंट. तो ऐसे देर आर ग्रुप ऑफ 17 मिनरल है विच इज़ क्रूशियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अगर ईवी बन रहा है तो उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए. ड्रोन्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, या बैटरीज, या फिर डिफेंस सेक्टर में, या फिर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए. ठीक है. सो अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो चाइना, मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला है कि ये पूरे वर्ल्ड में स्पोरेडिकली मिलता है, पर कुछ जगह है जहाँ पर कंसंट्रेशन है. तो चाइना कंट्रोल्स द 70% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ माइनिंग एंड 90% ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मेकिंग चाइना टू बी द डोमिनेंट प्लेयर ऑफ दिस मिनरल. इंडिया सिर्फ उसके पास 6% ऑफ द रिजर्व है, पर इट लैक्स इन लार्ज स्केल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स. तो इंडिया अगर इन वन साइड अगर अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया अगर डेवलप करना चाहता है, एंड इंडिया वांट्स टू प्ले अ रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर एक कोशिश करनी चाहिए. तो वही कोशिश है अभी इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है. तो इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है वो तो स्ट्रेन्ड है ही, और 2020 के बाद वो रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रेन हुआ है ड्यू टू द गलवान क्लैश and the continuous tensions which occurs in the eastern Ladakh. फिर भी despite all these things, all the border tensions, trade dependency among both the countries remains very very high. ठीक है. सो recent development क्या हुआ? recent development ये है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एंड जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वेंग ई, he assured our EM S Jaishankar that fertilizer supply to India will be resumed. कि इंडिया में जो fertilizer supply में restrictions लगाया गया था, that will be resumed very soon.
उसके साथ रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। एंड दिस फैसिलिटेशन कुड बी रिकन्सिडर्ड would be considered by reconsidering the export of tunnel boring machines, कि export of tunnel boring machine could be reconsidered, कि चाइना से इंडिया में वो भेजना। नेक्स्ट, इट इज़ टू इंडिकेट अ स्ट्रेटेजिक थॉ डिस्पाइट बॉर्डर डिस्प्यूट, मतलब ये जो अभी इन दोनों के बीच जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो है एक जो टेंशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच, वो अलग है और अभी ट्रेड वो अलग से हो रहा है। एंड इंडिया सिक्स स्टेडी सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो इंडिया को भी एक स्टेडी सप्लाई ऑफ दिस क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए फॉर अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, सो हियर इट इज़ द न्यूज़ ऑफ द REs, सो इसका भी आंसर्स आई वुड एक्सपेक्ट इन माई कमेंट सेक्शन। नाउ द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, दैट इज़ द स्टंटिंग क्राइसिस। The editorial speaks it like this: the complex web of factors behind India's persistence of stunting crisis। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि स्टंटिंग क्या है। तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशन को लेकर एक टॉपिक है और स्टंटिंग के रीजंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर इस आर्टिकल में बोला गया है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ फैक्टर। तो बहुत सारे फैक्टर्स है इंडिया में जो स्टंटिंग अभी भी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टंटिंग का मतलब क्या है। तो स्टंटिंग का मतलब है एक छोटा बच्चा, अ चाइल्ड, जो कि बहुत ही छोटा है साइज में, वेट में, एंड ड्यू टू द क्रॉनिक और रिकरेंट मेलन्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अभाव की वजह से उस चाइल्ड का अगर ग्रो नहीं हो पा रहा है अकॉर्डिंग टू हीज और हर एज, वो अभी भी छोटा साइज में बहुत छोटा है और उसका वजन भी बहुत कम है, तो उस सिचुएशन को या फिर उस सिंड्रोम नहीं बोलेंगे उसको, उस चीज़ को कहा जाता है स्टंटिंग। तो अगर आप डेटा देखते हो बाय NFHS 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 में जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, तो अंडर 5 जो स्टंटेड चिल्ड्रन है दैट वाज 38.4%। नेक्स्ट जो NFHS आया 2019-21 दैट इज द NFHS 5, इट हैज़ गिवन द डेटा ऑफ 35.5%, जो कि एक सब्सटेंशियल डिक्रीज नहीं है इतने सालों में। सो इफ़ यू सी द पोषण ट्रैकर, तो यहाँ पर 37% स्टंटेड है, स्टेग्नेशन डिस्पाइट स्कीम्स, मतलब ये जो डेटा है ये स्टेगनेंट है, इतने सारे स्कीम्स होने के बावजूद भी ये नंबर्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए हैं। ठीक है, ये है अब हमारा डेटा। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के नाम। तो इंटरवेंशंस हम देख रहे हैं, पर उसके पहले हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट स्टंटिंग। जैसे कुछ मैटरनल हेल्थ फैक्टर्स हो सकते हैं। मैटरनल हेल्थ फैक्टर्स मतलब क्या, माँ का जो हेल्थ है उसमें कुछ कमी है, उसके वजह से भी बच्चों को स्टंटिंग हो सकता है। जैसे द फर्स्ट रीज़न इज़ द टीनेज प्रेगनेंसी, जहाँ पर 7% ऑफ वुमेन 15 to 19 दे आर ऑलरेडी चाइल्ड बेयरिंग, मतलब दैट वुमेन इज़ नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन टू बियर अ चाइल्ड, कि वो एक हेल्दी चाइल्ड को रिप्रोड्यूस कर सके। तो उस कंडीशन में ना होने के बावजूद भी वो बच्चे रिप्रोड्यूस कर रहे। सो वैसे 7% ऑफ वुमेन आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो अगर माँ ही हेल्दी नहीं है, माँ है रेडी नहीं है, तो वो अपने एक हेल्दी चाइल्ड को बियर नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज 57% ऑफ वुमेन इन इंडिया दे आर एनेमिक एंड इट रिजल्ट्स इनटू वेरी हाई मैटरनल एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम, आयरन कम। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, पोर मैटरनल डाइट एंड लैक ऑफ एंटीनेटल केयर। लैक ऑफ एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर का मतलब है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है और बच्चों को डिलीवर करने से पहले का जो जेस्टेशन पीरियड है उसको एंटीनेटल कहा जाता है, और वहाँ जो केयर दिया जाता है उस टाइम माँ के प्रेगनेंसी के दौरान उसको कहा जाता है एंटीनेटल केयर। और भारत में देखा जाता है कि बहुत से महिलाओं को ये उपयुक्त केयर नहीं मिलता है। सो दैट इज़ अगेन अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो यहाँ तक हमने 2-3 फैक्टर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, डायरेक्टली लिंक्ड विथ चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन केयर।
तो भारत में सिर्फ 64% बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया जाता है 6 महीने के अंदर। जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन क्या कहता है कि अगर जो बच्चा 6 महीना के कम का है उनको पानी का भी एक बूंद नहीं देना चाहिए। दैट चाइल्ड मस्ट बी फेड ओनली विद द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द मदर, जिससे बहुत ही ज़्यादा एंटीजेंस उनको मिलेंगे and which acts as an elixir to fight many disease that would be coming in his entire life cycle. उसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हम याद ऐड कर सकते हैं, जैसे इंडिया में बढ़ता हुआ सी सेक्शन डिलीवरीज, सीजरन डिलीवरीज विच डिले इन द ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन, कि सी सेक्शन डिलीवरीज के वजह से माँ का जो हार्मोनल बैलेंस है वो अभी उस पोजीशन में नहीं आता कि माँ लैक्टेशन कर पाए, तो वो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद उस बच्चे का इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, another data I would like to share that only 11% of the children who are between 6 to 23 months receive minimum acceptable diet. ठीक है। And the next we may say about sanitation and hygiene, कि 19% of the household in India still practice open defecation. Open defecation का मतलब क्या है? खुले में शौच। And 46% of the stunted children if mother uneducated versus 26 if mother is more than 12 years of schooling. तो एडुकेशन और सोशो इकोनॉमिक लिंक भी है, जहाँ पर सिर्फ 46% ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्टंटेड इफ मदर इज अनएडुकेटेड वर्सेस अगर if 26% children are stunted if the mother is has more than 12 years of schooling. मतलब जो माँ एडुकेटेड है 12 साल से ज़्यादा अगर उनका स्कूलिंग है, उनमें देखा जाता है उनका जो उनके जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग कम है, पर द मदर्स हु आर अनएडुकेटेड उनके बच्चे ज़्यादातर स्टंटेड है। ठीक है, तो उसका जो रीज़न है अगर मैं 2 वर्ड में उसको बोलूँ तो दैट इज़ द चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज, ठीक है। Alright, so here we complete our analysis today, and this is the question from stunting. So do attempt this also. So lastly, I would like to say, अगर आप civil services preparation कर रहे हो and if you want the good study material, then you may call us and get your smart book, जो कि हमारा study material है, उसको बुक करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। And don't forget to like this analysis and do subscribe to CECP IAS Academy YouTube channel. Thank you.